अभी साथियों सुबह सुबह ही आज से ये चल रहा है कि आपके एक जगह बोल रहे हैं कि आपको 3% डीए मिल गया है और 7 तारीख को कैश हो जाएगा, पेंशनर माला माल हो जाएंगे। और दूसरी तरफ है जो दूसरा है, कैबिनेट की बैठक बस समाप्त हुई है और फैमिली जो फील्ड मेंटेनेंस अलाउंस 3800 रुपये, 23,000 का बोनस है और पता नहीं क्या क्या अमल है, हाई कोर्ट से बहुत कुछ रोक है और 50% 4% डीए हो गया है, 18% आपका एरियर की घोषणा हो गई है। और ये कब हुई, कैसे हुई? और जबकि ऐसी कैबिनेट की कमेटी अभी तक कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है, हुई नहीं है। जो मैं कल की बात कर रहा हूँ, कल रात तक की। अब पता नहीं इन्होंने कौन सी बैठक से ये लिया है, कौन सा फोटो लिया है और 4% वृद्धि कहाँ से देखा ही। आप लोगों को कहीं मिली है तो कृपया मुझे भी सूचित करें या कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू जैन। इन लोगों को देखते हुए कब आपको गुस्सा नहीं आता है? कम से कम कुछ तो यार मतलब वो देखो कि यार ये बंदे बोल क्या रहे हैं। थैंक यू। देखो, इतना रिक्वेस्ट करता हूं कि सरकार ने आपको अच्छी तरह से बुद्धू बनाया, बहुत अच्छी तरह से बनाया। और इसके लिए एक ही एग्जांपल दूंगा कि अधिकारियों ने मतलब आपको ऑनरी वाले कैप्टन लेफ्टिनेंट सभी को चैंपियन बना के बाजार में भेज दिया सामान लाने के लिए। जो सारे इकट्ठे हुए थे ना कि भाई हमें 1 रैंक 1 पेंशन लेनी है और बड़ा खाना करना है। बड़ा खाना 1 रैंक 1 पेंशन का मतलब 1 रैंक 1 पेंशन मतलब बड़ा खाना। तो वो करने के लिए ऑनरी वालों को बनाया चैंपियन और बाकी को वर्किंग के अंदर बाजार में सामान लाने भेज दिया, यानी कि सरकार को जगाने के लिए। अब सभी ने वो काम किया, सामान ले आए। बनाने के लिए क्या किया इन्होंने, इनवाइट कर दिया ब्यूरोक्रेट्स को और कुछ अपने बंदे लगा दिए। वो खाना बन गया और जब बना वो खाना तो खाने के लिए इन्होंने कुछ ब्यूरोक्रेट्स, कुछ पॉलिटिशियन और कुछ इनके अपने बंदे मिलके आराम से बना के उसको खा भी लिया। आप जो लेके आए थे सामान, आपको कानो कान खबर नहीं लगी कि किसने बनाया, किसने बांटा और किसने कैसे खाया। ये हुआ है आपके साथ में। जो किसी को अगर विश्वास नहीं है तो अपने अंदर झांक के देखो। अब गवर्नमेंट की बहुत ही अच्छी पॉलिसी जो ORP 1 में मिली, 2 में मिली और 3 में मिली। और पॉलिसी क्या है कि JSU जो बंटने में बड़े तेज है, 1 सेकंड में बंट जाएंगे। आप कुछ को दे दो और कुछ को रख लो। भी इस गवर्नमेंट को तो 1 रुपया भी वापस चाहिए, देना नहीं है। दे के वापस कैसे मैं ले सकता हूं? और वो क्लाउज लगा देगा उसके अंदर के भी इस तरह से दिया था, इस तरह से ले लिया। आप कुछ नहीं कर सकते। तो उनको पता है कि कुछ को दे दो और कुछ को है जो रख लो। तो जिनको मिलेगा और तो वो अगर जो नहीं मिलेगा बाहर आएंगे, तो जिनको मिलेगा वो अपने आप टांग खींच के इनको बिल में लेके घुस जाएंगे। गवर्नमेंट आराम से, गवर्नमेंट की एजेंसियां आराम से। हमारे भाई जिनको 4 रुपये मिल गया, 5 रुपये मिल गया, 10 रुपये मिल गया, वो ही जिनको नहीं मिला 1 रुपया भी, उन की टांग खींच के उनको बिल में ले लेंगे। यानी कि सक्सेस नहीं होने देना है। इसलिए गवर्नमेंट आपको कुछ को देख कर कुछ को रख के आपको डिवाइड करके, ये तीसरी बार ये हो रहा है। और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपना त्याग को छोड़ के और एक जगह आके उनके लिए बात करें। यार जो आज अंग भंग मतलब जिसको विकलांग हम बोलते हैं, किसी ने आंखें खोई है, किसी ने जबड़ा खोया, किसी ने हाथ खोए, किसी ने दोनों पांव खोए हैं, किसी का कुछ, किसी का कुछ। उन लोगों के लिए हम लड़ रहे हैं। उन विधवाओं के लिए जो बेचारी हाथों में मेहंदी लगी थी, पति शहीद हो गए, घर पे डेथ बॉडी आ गई। उन लोगों के लिए जिनकी डेथ बॉडियाँ कभी आई नहीं और उनकी विधवाएं माताएं बने आज घर में बैठी, उन माताओं के लिए जिनके लिए कोख से एक ही पैदा हुआ, वो एक भी नहीं रहा। यारो हम लड़ किसके लिए रहे हैं? लेकिन क्या हमारा या तो एम सही नहीं है, एम सही नहीं है तभी हम भटक रहे हैं। अगर एम सही हो तो निशाना हमारा कहीं चूक जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। अरे सरकार के पास तो छोटे मोटे शस्त्र है, लेकिन आपके पास में ब्रह्मास्त्र है। अगर आप ब्रह्मास्त्र अगर यूज करो तो सरकार तो क्या, सरकार की माँ को भी आके दूध पिलाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग ब्रह्मास्त्र यूज नहीं करते हैं। और हमारे पास ब्रह्मास्त्र है हमारा वोट। जब आपने 1 बार, 2 बार, 3 बार, अब आपने समझ लिया कि भी इस सरकार ने हमें बेनिफिट नहीं देना है। अरे कोई गई गुजरी भी है, लेकिन अगर उसको भी आजमा तो लो। उसने पीछे क्या किया क्या नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि आगे वाले भी वो करेगी। अरे भाई मैं बोलता हूं जो गलत है उसको फिर अगले उसको निकाल दो।
जब तक आप इनको 440 वोट का झटका नहीं दोगे, ये तो अपने उसी रफ्तार से चलेंगे भाई। और वो ब्रह्मास्त्र आपके पास में है, अगर आप सही यूज करोगे तो ये आपके गेट के ऊपर आके बोलेंगे कि साहब ये देखो कर दिया आपका, हमने देखो कर दिया। लेकिन एक बार इनको वो जो मुंह में जो खून लगा हुआ ना, उस खून से इनको दूर करना पड़ेगा। जब तक आप दूर नहीं करोगे, आपके आने वाले पीढ़ियां भोगेगी। क्योंकि धीरे धीरे आपकी सेना का जो भी आर्थिक हमारे पास, हमारा कहाँ 70 से 50 किया, 50 से अभी ओआरओपी में हमारा वो 0 कर रहा है। मैंने कल भी वीडियो चारू परसों किया था, उसमें भी यही बोला था कि यार क्या हमारा मेरी रैंक वाले का क्या 5 साल में एक इंक्रीमेंट नहीं बढ़ा क्या? उसका आधा इंक्रीमेंट मेरे को नहीं मिलेगा, मैं नील कैसे हो सकता हूं यार? जब ओआरओपी की डेफिनेशन आपने कोश्यारी कमेटी में यही दी है कि सेम लेंथ एंड सेम रैंक, उसके अंदर ये अपेंडिक्स कहां से आ गया? ये भूतनी जिन्न। अब इसके लिए अगर कोई कोर्ट में भी जाओगे तो भैया कुछ नहीं मिलने वाला है, गलती से भी मत जाना। क्योंकि यहां आपकी उम्र और आपका ये सब कुछ दांव पे लगा दिया, आपकी फिजिकल नौकरी दांव पे लगा दी। आपने फिजिकल की है, बट जो इन्होंने आपका टर्म्स एंगेजमेंट दे दिया, उसके ऊपर आपको नहीं मिलेगा। उससे अच्छा कि आप जाके अपना खुद रेक्टिफिकेशन कर लो, वो सबसे अच्छा है। और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अब आप आने वाले हर समय में, हर स्टेट में आप दूसरे स्टेट के सैनिक जाइए, प्रचार कीजिए, सब कुछ कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन एक बार भाई जिनको जान का खतरा है कि भाई हमें मुसलमानों से खतरा है और मुसलमानों को अगर हिंदुओं से खतरा है, तो आप कभी भी गलती से भी इस पार्टी को छोड़ना मत। क्यों जब आप मरेंगे ना, तो कफन उड़ाने के लिए यही पार्टी आएगी। क्योंकि इन्होंने मैदान तैयार कर दिया, आपको आमने सामने कर दिए, हाथ में हथियार दे दिया है। अब आपके गले कटने सिर्फ बाकी है, और वो भी कटेंगे। कटने के बाद सिर्फ ये कफन डालने के लिए आएंगे। आपको जलाएगा कौन, दफनाएगा कौन, इसकी गारंटी सरकार की नहीं है। आप बहाए जाओगे, जलाए जाओगे, क्या होगा ये पता नहीं है, ठीक है ना? आपका तो धर्म खतरे में, लेकिन जो मानवता का धर्म खतरे में है, उसको ठीक कौन करेगा भाई? जो दोनों हाथ दोनों पांव देश के लिए कटा के आ गया, उनके लिए कौन आएगा लड़ने के लिए? वो जिस माँ का सुहाग चला गया था, पूरी जिंदगी विधवा होकर आज बुजुर्ग में बैठी है, जिस माँ की कोख से एक बच्चा पैदा हुआ था, वो क्या करेगी, किसको बोलेगी? ये हम लोग वो लड़ाई लड़ रहे हैं क्या? भावना है हमारे अंदर वो, अगर वो भावना है तो कोई माई का लाल हमें पीछे नहीं रोक सकता, लेकिन नहीं है। हम लोग अपनी अपनी गर्जों के हैं, ठीक है ना? मैं कैसे फलाने साहब को डाउन करूं, मैं उसको कैसे डाउन करूं, मैं उस संगठन को कैसे डाउन करूं, हम इसी में लड़ते रहे, इसी में निकाल दिया। गवर्नमेंट जान गई है कि इनके अंदर कोई कुव्वत नहीं है। अरे बड़े बड़े संगठनों को उन्होंने दबा दिया, तो हमारी क्या औकात है? हम तो वैसे ही अलग अलग हुए हैं, हम तो आपस में वैसे ही एक दूसरे का शक्ल नहीं देखना चाहते हैं साहब। गलती से अगर मोदी जी को अगर कह दिया कि मोदी जी आप खुद नहीं जानते हो, लोगों के कहने से हमारा जीवन बर्बाद मत करो, बस उसके ऊपर हमें थ्रेट आने शुरू हो गए। भाई अरे आपने ऐसा कैसे बोल दिया मोदी जी को? अरे भाई सरकार है हमारी, देश का प्रधानमंत्री है, इस देश का बाप है, अपने बाप को नहीं बोलूंगा तो किसको बोलूंगा भाई? किराए का बाप लाऊंगा क्या? लेकिन नहीं, इसलिए अब आपको एक ही काम करना, अपना हक चाहिए। तो ये जो वीडियोग्राफी हो रही है सुबह शाम, गणित जो आपको, इस गणित को छोड़ो, अपनी गणित लगाओ एक की, एक जो आपके पास में ब्रह्मास्त्र, इसका लगाओ आप उस एक को कि मैंने ये एक वोट कहाँ देना है, इसकी चोट कहाँ देनी है, जिससे मेरी आने वाली पीढ़ी को अपने आप या तो ये देगा या वो देगा या आगे आने वाला देगा, कोई न कोई देगा। अपनी उस चोट को पीछे मत रखो, किसी को अपना सगा मत मानो। पॉलिटिक्स में किसी को अपना सगा मत मानो, नहीं तो कफन ही आपके हिस्से में आएगा। आपको मेरी बात बुरी लगे चाहे अच्छी लगे, मैं अपनी बात सही बोल रहा हूं और आपसे विनती करता हूं कि ओआरओपी का तो मीनिंग ही खत्म हो चुका है। जो जनवरी 13 का चिट्ठी है, 17 जनवरी वाला, उस चिट्ठी के हिसाब से हमें क्या मिलना था
और वो सारी की सारी चेंज होके क्या हो गया, आप आगे वाले अन्य क्लिपों में देखो। और वीडियो लंबा है तो भी प्लीज प्लीज जिस भाई को देखना पूरा देखना, नहीं तो शुरू ही मत करना। शुरू करके यहाँ देख लिया, यहाँ खत्म कर दोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, जय हिंद, जय भारत। OROP को समझने के लिए हमारे को ये जो चिट्ठी है DSW की, जो दिनांक 7 नवंबर 2015 की है, यानी कि जो कांग्रेस सरकार में जो OROP दी जा रही थी वो थी 13 की एक चिट्ठी थी। वो 13 वाली चिट्ठी है जो सुपरसीड करके ये 7 नवंबर 2015 को ये चिट्ठी निकाली गई है। जो पहले वाली चिट्ठी थी कांग्रेस के टाइम की, उसके अंदर सबसे बड़ा फैक्टर क्या था? वो फैक्टर था कि उसमें अधिकारी वर्ग को पेंशन नहीं थी, ठीक है ना। उसमें एक संभावित एज लिमिट थी, लेकिन बेशक उसके अंदर वो फिगर नहीं दिए थे, लेकिन कम से कम वो ज़्यादा से ज़्यादा 54 ईयर से ऊपर नहीं था। कहने का मतलब कि 48 to 54 के बीच में वो OROP उसमें रहने वाली थी। तो उसमें अधिकारी वर्ग नहीं आता, और अब सब उसको मिला के और ये चिट्ठी बनाई उसको सुपरसीड करके। इसमें बड़े मज़े की बात है कि सब्जेक्ट में कोई रेफरेंस नहीं है, हेडिंग बंधन पेंशन दे दिया है, और इनमें मतलब जो पहले में मक्खन लगाया है जिसमें लिखा है कि भाई सिपाही इन आर्मी और जो इक्विवेलेंट रैंक एयरफोर्स जो कि एयरफोर्स नेवी के हैं वो 17 से 19 साल में रिटायर हो जाते हैं, है ना, और इंगेजमेंट और सर्विस के दौरान मतलब ये हो जाते हैं। एंड ऑफिसर्स जो रिटायर होते हैं वो है जो बिफोर अटेंडिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स, यानी कि जो अधिकारी है वो भी 60 साल से पहले रिटायर हो जाते हैं। तो इसलिए उनको भी है जो एक स्पेशली मतलब द नॉर्मल एज ऑफ रिटायरमेंट, यानी कि वो भी रिटायरमेंट एज से मतलब पहले हो जाते हैं। जैसे कि सिविल में 60 साल किया गया तो इनको 60 साल नहीं हो रहा है। अब क्या पता आपको कि वो 60 की जगह 62 कर रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट की आंखें नहीं है क्या कि जो अधिकारी 60 से जगह 62 भी कर रहे हैं तो उनके बारे में क्या कहेगी गवर्नमेंट? एनी हाउ, तो इसमें ये मक्खन लगाया गया है और यही कहा गया कि भी इसको किया जाएगा। दूसरे में ये मतलब पैरा 2 के अंदर इस चिट्ठी में बहुत ही बढ़िया एक बात बोलते हैं कि भी ये और भी किस लिए दी जा रही है? वो इसलिए दी जा रही है कि दैट यूनिफॉर्म पेंशन बी पेड टू द डिफेंस फोर्सेस, है ना, पर्सनल। इन व्यक्तियों को एक यूनिफॉर्म बना जाए कि रिटायरिंग के बाद में सेम इन द सेम रैंक विथ द सेम लेंथ ऑफ सर्विस। अब यहाँ आप पकड़ लेना, इस चिट्ठी में बोला गया है कि सेम लेंथ और सेम रैंक, उनको एक मतलब यूनिफॉर्म किया जाए, एक किया जाए, ठीक है ना। रिगार्डिंग ऑफ देयर डेट ऑफ रिटायरमेंट, उनकी जो डेट ऑफ रिटायरमेंट है उससे मतलब सेम लेंथ होनी चाहिए, सेम ही रैंक होनी चाहिए उनको, विच इम्पाइल्स ब्रीडिंग द गैप बिटवीन देयर रेट ऑफ पेंशन ऑफ करंट एंड पास्ट पेंशन एट पीरियोडिक इंटरवल। जो बीच बीच में इनके बीच में गैप हो जाता है, उस गैप को भरने के लिए ये अब 2 पैरा में मतलब इन्होंने क्लियर कर दिया है कि सेम लेंथ सेम रैंक का आपको एक साथ इक्वल मतलब आपको पेंशन मिलेगी, उस गैप को भरने के लिए लाए हैं। अब इसमें कुछ साइलेंट फीचर दिए हैं, तो साइलेंट फीचर जैसे दिए हैं तो जैसे पैरा जो 3 है और 3 का मतलब जो 1 है, इसमें मतलब यही बताया गया कि भी बीइंग विथ पेंशन ऑफ द पास्ट प्रीवियस वुड बी रीफिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ पेंशन ऑफ रिटायरीज ऑफ कैलेंडर ईयर 2013, यानी कि जो ये लिए जा रही है OROP 1 वो 13 का मतलब लिया जाएगा, और 13 का लेके और इसकी विथ इफेक्ट फ्रॉम कब से है? 1/7/2014 से इसको किया गया था। लेकिन 2 के अंदर ये यहाँ पे कंट्रोल ही कर देता अपने आप में ही इस ये लेटर कि पेंशन विल बी वेरी फिक्स फॉर ऑल पेंशनर्स, सबके लिए ऑन द बेस के लिए क्या, ऑफ द एवरेज ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम। देखो यहाँ मिनिमम नहीं लिखा है और हमारे को तीनों के अंदर मिनिमम दिया है, और यहाँ इस चिट्ठी में लिखा है मिनिमम एंड मैक्सिमम। और जो 2013 का चिट्ठी था उसमें मिनिमम वर्ड नहीं था, उसमें मैक्सिमम था। पेंशन ऑफ, ठीक है ना, पर्सनल रिटायर्ड इन 2013, यानी कि 2013 तक जो रिटायर हुए हैं
मतलब जो हुए हैं जो हम लेंगे उसका बेस इन द सेम रैंक एंड विथ द सेम लेंथ ऑफ सर्विस। अब आपको यहाँ निचली लाइन में समझ में फिर आ गया ना कि हम मिनिमम और मैक्सिमम एवरेज लेंगे, लेकिन इन्होंने मैक्सिमम लेके मिनिमम लिया, मिनिमम लेके यहाँ क्लियर कर दिया कि 2013 की जो हम ये लेंगे मिनिमम या मैक्सिमम, तो इसमें सेम रैंक और सेम। अब यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं आया कि आपका टर्म्स एंगेजमेंट इसमें कहीं पर भी जो एक अलग से बनता है या अलग से वो एक मतलब पोर्शन है हमारी फौज की अपना सर्विस का, कि उसको इसके साथ ऐड किया जाएगा। लेकिन ये 15 में ऐसा कुछ नहीं था। अब हम मान लो आते हैं फिर इसके बाद में चिट्ठी के अगले पोर्शन में। तो अगले पोर्शन में भी यही देखिए, पेंशन फॉर दोज ड्राइविंग अबव द एवरेज शैल बी प्रोटेक्ट, यानी कि जो 13 के अंदर जो जिसका एवरेज लिया जा रहा है और एक साथ 14 में जिसकी ज़्यादा है उसको प्रोटेक्ट की जाएगी। एरियर विल बी पेड इन फॉर इक्वल, वो जो 4 में मिलेगी और इसमें जो भी किस किस को मिलेगा ये सब कुछ दिया हुआ है इंस्टॉलमेंट। और इनमें दोज इन रिसीट ऑफ द स्पेशल लिबरलाइज फैमिली पेंशन एंड गैलेंट्री अवार्ड वगैरह को एक साथ में दे दी जाएगी। इन फ्यूचर द पेंशन विल बी रीफिक्स्ड एवरी 5 ईयर, यानी कि हर 5 साल में इस पेंशन को रीफिक्स किया जाएगा। यहाँ सारी की सारी चीज़ अब यहाँ पर एक पैरा 14 में जो दिया हुआ है वो मतलब आर्मी रूल का जो रिटायरमेंट का सभी के अपने पेंशन बुक के अंदर लिखा हुआ है। और ये है जो 13(3)(1)(i)(b), 13(3)(i)(4) और रूल 60B, ये 60B किसके लिए? अधिकारी के लिए, ऑफ आर्मी रूल 1954 और इक्विवेलेंट नेवी एंड एयरफोर्स रूल विल नॉट बी इंटाइटल्ड टू बेनिफिट्स OROP, इट विल बी इफेक्टिव प्रोस्पेक्टिवली, यानी कि ये उनके लिए कि जिनको नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ पर एक साथ में बोला कि जुडिशरी कमेटी भी बैठाई गई है कि इसमें कोई कमी पेशी है, ये पैरा 5 में दिया है तो वो 6 महीने के अंदर रिपोर्ट देगी, लेकिन वो रिपोर्ट क्या दी गई है उसका पता आज तक नहीं लगा है। तो ये इसको आपने ये देखना कि 7 नवंबर को ही ये जो MOD की फाइनेंस पेंशन की है ID नंबर है वो डेट भी सेम ही है, पेंशन डेटेड 7 नवंबर 2015 जो ID नंबर MOD के फाइनेंस पेंशन। तो ये चिट्ठी थी और ये R धम्यानाथ है, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इस चिट्ठी को आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि यहाँ पर कहीं पर भी आपका टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट का जो कैलेंडर है वो इसमें कहीं पर ही मेंशन नहीं किया गया इस चिट्ठी के अंदर कि आगे जाके हम एक कैलेंडर बनाएंगे या जो कैलेंडर होगा उस कैलेंडर के हिसाब से आपको है जो आगे जाके पेंशन अपना OROP की टेबल में आपके इम्प्लीमेंट होगा। तो ये चीज़ इसमें नहीं है। ये अपेंडिक्स X दोस्तों आ गया आपकी OROP 3 की बीमारी। OROP 1 और 2 के अंदर ये अपेंडिक्स का कहीं जिक्र नहीं हुआ, ठीक है ना, यानी कि जिक्र तो था, साइलेंटली था, लेकिन इसको बाहर पब्लिकली नहीं आया। हमारे एनोमली के अंदर भी हमने जो अपेंडिक्स X को कहीं भी अपोज नहीं किया, ना अपने एजिटेशन में, ना अपने जितने भी हमने ज्ञापन दिए उसमें कहीं पर भी नहीं दिया। क्यों कि ये साइलेंट फीचर था, कहीं छुपा हुआ था, कोई इस X तक पहुंचा ही नहीं है। लेकिन यहाँ जब बाद में अभी जब सबका आया रिमेन अनचेंज और जब किसी ने चिट्ठी लिखी तो उसके रेफरेंस में PCDA ने वापस जवाब दिया कि नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। अगर इसके लिए आपको चाहिए तो आप जाके अपना टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट देखिए। अब क्योंकि अगर सेम सर्विस सेम लेंथ 33 साल तक अगर बंदा कर रहा है ग्राउंड में, 32 साल तक कर रहा है, 31 साल कर रहा है, लेकिन अगर वो टर्म्स एंगेजमेंट में यहाँ पे आएगा तो अगर इस टेबल को आप अगर देखेंगे पूरा तो भाई साहब सर पूरा फूट जाएगा। क्योंकि 2 दिन तक लोग वीडियो बना रहे थे और मैं इन टेबलों के अंदर ही फंसा हुआ था। तो इस टेबल के हिसाब से हमारे पास में कम से कम हमारे 30 या 35% जो JCOR इसके बीच में आ पाते हैं।
बाकी सारे के सारे आउट है टर्म्स कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि 33 वाले सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन को भी वापस 30 और 32 में लेके आ गए। सर्विस ग्राउंड में कितनी है? 33 है, वो नहीं माना जाएगा। अब वो जो टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट वाला ये मतलब अपेंडिक्स लागू कर दिया, और जबकि ये पहले नहीं था। लेकिन जब हमने इसको आगे पढ़ा तो फिर हमारे बात में समझ में सब आ गई कि बात क्या है। और वो बात ये नेवी एयरफोर्स सब के लिए अलग अलग है, और इतना लंबा चौड़ा है कि मैं आपको ब्रीफ नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि इनको टर्म्स इंगेजमेंट जो मतलब 98 के बाद में जो जितने भी है उनके लिए लागू किया गया है कि जो 98 के बाद में रिटायर हुए हैं उनके लिए ये है। तो अब आप समझ लीजिए कि ज़्यादा ही बंदे इसी में आ जाते हैं। 2024 चल रहा है तो बहुत सारे पेंशनर इसमें आ जाते हैं, वो इसमें से आउट हो जाते हैं। अगर 33 वाला सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन है, ग्राउंड में है, लेकिन टर्म्स एंगेजमेंट में अगर वो नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो उसका है जो वापस उठा के वो आ जा रहा है 32 के अंदर। जो 32 वाला वो टर्म्स एंगेजमेंट में आ रहा है 30 के अंदर, 30 वाला है वो टर्म्स एंगेजमेंट में आ जा रहा है 28 के अंदर। तो फिर उनको टेबल के अंदर 28 के हिसाब से मिलेगी। नौकरी कितनी है? 30 साल। नौकरी 32 साल है, टर्म्स एंगेजमेंट के हिसाब से वो 30 साल में ले रहा है। नौकरी 33 साल है, वापस वो आ रहा है 32 साल के अंदर। तो इस तरह से बहुतों को अच्छी तरह से मतलब रगड़ दिया है। और ये सबसे बड़ी हमारी मतलब वो थी कि कुछ भी हमारे को नहीं मिला इसके अंदर। थैंक यू। अभी साथियों मैं आपको जो हमारा ORP 1 का था, जो अपना सर्कुलर 555 के अंदर पैरा 7 जब आप पढ़ेंगे तो पैरा 7 अब आज की जो ये इन्होंने जो प्रोटेक्शन लिया है सरकार ने या सरकार की एजेंसियों ने, जो हमारे को गला घोंटने के लिए कि भी हमने इस अथॉरिटी से आपका ये गला घोंट दिया। तो ये टर्म्स कंडीशन का पैरा 7 है, वो क्या बोलता है? PCDA, ठीक है ना, या PDA जो आर रिक्वेस्टेड टू रिवाइज द पेंशन एज पर दी टेबल अपेंडिक्स जो भी साथ में दी गई है। और ये अब वो लिटर कप का जो मैंने पढ़ के पहले सुनाया था आपको, वो था 7 नवंबर 2015 का, और ये है 3 फरवरी 2016 की टेबल है। तो जब ये टेबल जारी की तो इसके अंदर क्लियर ये दिया गया है कि आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो अपेंडिक्स एक्स है और ऊपर लिखा है जेसीओ जोआर, ये हमारे लिए अपेंडिक्स एक्स के अंदर जो मैंने टेबल आपको आगे दिखाई है, ये उन्होंने बोल दिया कि भाई इसको आपको ध्यान में रखते हुए इनको पेमेंट करना है। नीचे एक क्लैरिफिकेशन और दिया है कि इट इज़ hereby क्लैरिफाई करा दी टर्म्स यूज एज टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट, यानी कि ये ऐसे यूज़ करना। क्वालिफाइंग सर्विस फॉर ग्रांट ऑफ सर्विस पेंशन, यानी कि जो उसकी क्वालिफाइंग सर्विस है, जैसे सूबेदार की है 28 साल है क्वालिफाइंग सर्विस है, अगर वो 30 करता है तो 28 ही मानी जाएगी, ना कि वो 30 मानी जाएगी। अगर वो सूबेदार मेजर है, ठीक है ना, तो अगर उसकी मतलब 32 साल है, अगर वो 33 या 34 भी करता है तो उसको 32 मानी जाएगी। कुछ मतलब ऐसा मतलब इसने बोला है कि 33 भी किसकी मानी जाएगी, तो इसके लिए इन्होंने एक टेबल दी हुई है, एक्सेप्ट फॉर दोज केसेस विच आर मेंशन इन अपेंडिक्स ए। मतलब कुछ केसेस जिसके अंदर ऐसे मतलब एक्स्ट्रा दिए हुए, जब इसको पूरे को लेटर को पढ़ते हैं तो आगे जाके हमें मिलता है। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिया है कि ये देख लो, आपको रोकने के लिए कि अगर आप कोर्ट में भी चले गए तो ये टर्म्स एंगेजमेंट 555 का आपके आड़े आ जाएगा, वो आपकी टर्म्स एंगेजमेंट की टेबल आड़े आ जाएगी एक्स, और साथ में आपका साथ कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं देगा कि जिसके अंदर आप है जो उस केस को जीत जाओ। इसलिए भगवान के लिए अब मैं बोल रहा हूँ आपको, मुझे माफ़ करते हुए कि कोर्ट की तरफ कोई रुख ना करे, और जैसा मैंने वीडियो में आगे बोला है वैसा करे तो शायद आपको आने वाले भविष्य में आप जिंदे रहे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, जिंदे नहीं रहे तो आपके आने वाले साथियों को मिलेगा, बच्चों को मिलेगा, लेकिन बेनिफिट 100% मिलेगा। लेकिन आज जो ORP 3 के लिए आप अपना जितने भी हैं, जिनको डाउट है, आप अपना ग्रीवेंस डालिए स्पर्श के अंदर और PCDA के अंदर।
आप अपना ग्रीवेंस से क्लियर कीजिए, न कि कोर्ट में जाइए, एफटी में जाइए और वकीलों का घर भरिए। क्यों कि उसका कुछ नहीं होना है। जैसे आपका कम्यूट का मतलब सुबह हाई कोर्ट ने उठा के धड़ाम से 100 के 100 जो ऑर्डर जारी किए थे रोकने के लिए, और सबको मतलब डिसमिस कर दिया और बोल दिया भी अपनी मर्ज़ी से लिया आपने, किसी ने आपको ज़बरदस्ती नहीं दिया और आपने उसी टर्म्स कंडीशन में लिया है तो फिर अब आपको देना पड़ेगा। तो ये मैंने 7वां टर्म्स एंगेजमेंट पढ़ के इसलिए सुनाया है कि आपके पास कोई चारा नहीं है साइलेंट रहने के। आपका एक चारा है, आप अपना जो ग्रीवेंस है वो आप स्पर्श के पोर्टल में डालिए, पीसीडी के पोर्टल में डालिए, अपना ग्रीवेंस क्लियर कीजिए आप। अब आपके पास 4 साल है और करते रहिए, होगा ये। और अच्छा के वकील को फीस देने के बजाय आप सीधे जाके अपना इलाहाबाद जाके अपना कंफर्मेशन लेके आ जाइए, ठीक है ना। वहाँ सेल लगती है, एक दिन रुक जाइए, लेकिन आप ऐसा काम मत करना जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा। मैं साधुवाद देता हूँ उन साहबों को जिन्होंने ये टेबल बनाई है। और वो ये टेबल भी हमने कब से ली है कि इसको लिया है कि जो 6th पे कमीशन था वो 3 भागों में हमें मिला था, और 3 भागों में जो मिला था वो 1-1-6 को मिला था, फिर 2009 में मिला था, और फिर हमारे को 24 नवंबर 2012 के अंदर मिला था। तो जो 2012 के 24 वाली जो बढ़त थी उससे लेके अभी और भी 3 तक हमने परसेंटेज निकाला, वाई ग्रुप को लिया, क्योंकि वाई ग्रुप के बंदे ज़्यादा होते हैं, बाकी ट्रेडों के कम होते हैं, तो हमने वाई ग्रुप के लिया और इसमें सिपाही से लेके ब्रिगेडियर रैंक तक लिया। तो सिर्फ हमारा जो सिपाही है वो है जो मतलब या नायक है वो मतलब पहुंच जाता है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब परसेंटेज में। लेकिन सिपाही नायक की तनख्वाह कितनी होती है, तो परसेंटेज में तो सिपाही नायक को 298% और 273 और भी 3 तक पहुँचा दिया। लेकिन जो अधिकारी है वो सारे के सारे 300% में चले गए, यानी कि कर्नल ब्रिगेडियर वो सारे हैं, जो वो है लेफ्टिनेंट कर्नल है वो भी 311, 315, ठीक है ना, 322, समझे आप, लेफ्टिनेंट कर्नल 322% बढ़ा है। तो इस तरह से मतलब ये जो बढ़ा है इनका, तो या तो हमारे को भी जो बाकी रैंकें हैं वो सारी की सारी 150 और 160 के बीच में है। तो अगर मान लो बढ़ना चाहिए तो फिर सभी का बढ़ना चाहिए, और ये 300% अगर सबका बढ़ता है तो किसी की प्रॉब्लम नहीं। अब अधिकारियों ने उसी 6th पे कमीशन से ही अपनी पेमेंट बढ़ानी शुरू कर दी थी, तो अभी जिनकी पेमेंट ज़्यादा होगी तो उनकी पेंशन भी ज़्यादा होगी, और फिर पीछे से तो ये लगे हुए थे ये। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।